हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुजरात बोर्ड का हिंदी, जो कि क्लास 12th का है। इसके चैप्टर बादल को घिरते देखा है, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के द्वारा इसके अभ्यास कार्यों को करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर किसको देखा है? सूर्य को, बादल को, चंद्र को, बारिश को। तो इसका आंसर आएगा बी नंबर, बादल को। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है? स्वर्ण कमल पर, बादलों पर, फूलों पर या हरी घास पर। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण कमल पर। थर्ड क्वेश्चन है, जब बादल को घिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? वर्षा ऋतु का, हेमंत ऋतु का, वसंत ऋतु का या शिशिर का? तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर, वसंत ऋतु। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा था? तो हमने पढ़ा था, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट है वो हमें बताना है। मछलियों को, हंसों को, बगुलों को या भैंसों को। तो इसका सही आंसर होगा हंसों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसमें क्या बताया गया है, क्यों ये कविता इम्पॉर्टेंट है? तो बादल को घिरते देखा है कविता प्रकृति के सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता का रचना काल कौन सा है? तो बादल को घिरते देखा है कविता का रचना काल पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु है। इस काल में, इस समय में इसकी रचना की गई थी। 3 नंबर है, कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? तो कवि ने कमल को सुनहरे रंग का बताया है। 4th नंबर क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? तो बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने हिमालय के मानसरोवर और पर्वत शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया गया है। कहाँ के वातावरण को बतलाया गया है? तो कवि ने हिमालय के मानसरोवर और पर्वत के शिखरों का जो वातावरण है वहाँ के बारे में हमें बताया है या वहाँ के दृश्य को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बादल को घिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में कौन सा दृश्य है? कैसा दृश्य है फर्स्ट में? तो बादल को घिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में निर्मल सफ़ेद बर्फ से आच्छादित, बर्फ से ढकी हुई पर्वत शिखर पर बादल घिर आए हैं तथा मानसरोवर झील में खिले हुए कमल के सुनहरे फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बूंदें गिर रही है। इसका वर्णन किया गया है कि कैसे सफ़ेद बर्फ से पूरा पर्वत ढका हुआ है। पर्वत का जो शिखर है वो ऐसा लग रहा है कि बादल से घिर आए हैं, घिर गया है पूरे बादल से। और मानसरोवर में, यानी मानसरोवर जो झील है, झील में खिले हुए जो कमल के फूल हैं उनके ऊपर जो छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बूंदें कैसे गिर रही है उसका वर्णन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हंस किससे उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं?
तो पावस ऋतु की उमस में बहुत कष्टदायक होती है। जो पावस ऋतु की जो उमस होती है, जिसमें हवाएं रुक रुक कर या गर्म हवाएं चलती है, तो वो उमस हो जाता है, तो वो कष्टदायक होती है, जिसे तकलीफ होती है। हंस पावस ऋतु की उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। वहाँ ठंडक प्राप्त करने के लिए हंस वो हिमालय पर्वत पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है? तो बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कलह का दृश्य है। प्रणय कलह यानी प्रेम और विवाद का, प्रेम और झगड़े का दृश्य किसके बीच में होता है? शैवालों की हरी दरी पर, तो वहाँ चकवा और चकवी का, ये पक्षी है। फोर्थ क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है? तो बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने सुबह के बाल सूर्य की किरणों और शिखरों पर इन किरणों के पड़ते सुनहरे प्रकाश का वर्णन किया गया है। कवि ने किरणों को मृदु तथा शिखर को स्वर्ण नाभ अर्थात सोने की आभा यानी चमक जैसा बताया है। तो यहाँ कविता में बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने सुबह के दृश्य का वर्णन किया गया है कि कैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो पर्वत के शिखर पर कैसे पड़ती है, और किरणें पड़ने के बाद वहाँ का जो दृश्य है वो कैसे सुनहरे प्रकाश का, वहाँ जो प्रकाश जो रोशनी फैलता है उसका वर्णन किया गया है। और कवि ने किरणों को मृदु तथा शिखर को कोमल किरणें जो शिखर पर गिर रही है वो कैसे चमक रही है, सोने की चमक जैसा बताया है। किरणों की चमक को सोने की चमक की तरह बताया है जब वो पर्वतों के शिखर पर पड़ती है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। कैसे कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसका वर्णन हमें करना है। तो बादल को घिरते देखा है कविता में कवि नागार्जुन ने प्रकृति के कई मनोहर चित्र खींचे हैं। कौन कौन से चित्र हैं, कौन कौन से दृश्य हैं? हिमालय के उज्ज्वल शिखर तो देखते ही बनते हैं। हिमालय के जो ऊपरी जो शिखर है, जो ऊंचाई पर सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, उसमें जो उज्ज्वलता है वो देखते ही बनता है, जो सफ़ेदी है। उन पर पावस ऋतु के बादलों को घिरना भी बड़ा मनोरम लगता है, यानी सुंदर लगता है। जब बादल ऊपर से घिरते हैं तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। मानसरोवर झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं, उन पर बादलों से गिरते मोती जैसे जलकण अपूर्व शोभा प्रदान करते हैं। जो मानसरोवर झील में जो कमल खिले हुए हैं उस पे जब बादलों से गिरते हुए जो बूंद है, जलकण है, वो जब कमल के फूलों पर गिरते हैं तो वो और भी खूबसूरत लगते हैं। झीलों में तैरते हुए हंसों को देखना अच्छा लगता है। वसंत के प्रभाव, खिले हुए फूलों की सुंदरता, ये सारी चीज़ें निराली है। मंद मंद हवा, शीतल पवन का स्पर्श बड़ा सुहावना लगता है। ये दृश्य में मंद मंद धीरे धीरे हवाएं चलती है और उन हवाओं का स्पर्श होना या हमारे शरीर से स्पर्श होना वो बड़ा ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाल सूर्य की कोमल किरणों का सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों को भी स्वर्णिम बना देता है। जो सूर्य की कोमल किरणें हैं जब वो पर्वत के शिखर पर पड़ती है तो वो सोने की चमक जैसा चमकता है। तो इस प्रकार कविता में वर्णित सौंदर्य की नैसर्गिकता अत्यंत स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी है।
अत्यंत ही स्वाभाविक, जो जो वहाँ देखा गया वो बहुत ही सुंदर है और मन को भा जाने वाली है, हृदय स्पर्शी, मन को छू जाने वाली है, हृदय को स्पर्श करने वाली है। चाहे वो झीलों में तैरते हुए हंस को देखना हो, मंद मंद हवाएं चलना हो, वसंत ऋतु में खिले हुए फूलों की सुंदरता देखनी हो, हिमालय के उज्ज्वल शिखर उसे देखनी हो, पावस ऋतु के समय बादलों जो बादल है वो कैसे घिर जाते हैं पर्वतों के ऊपर, वो देखना बहुत ही सुनहरा लगता है। मानसरोवर झील में जो सुनहरे कमल खिले हुए हैं वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, और जब उन कमलों पर जलकण गिरते हैं, मोती के जैसे जलकण गिरते हैं, जल के छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, तो वो और भी खूबसूरत लगने लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है, कविता में कवि ने किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील में कमल के सुनहरे फूल हैं, उन पर बर्फ से आच्छादित चोटियों पर घिरे बादलों से मोती से जलकण गिर रहे हैं। आसपास की झीलों में कमल नालों की लालिमा लिए हुए आभा बिखर रही है, चमक रही है। सुबह बाल सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर गिरकर उन्हें भी सुनहरा बना रही हैं। मानसरोवर के पानी में शैवालों की हरी दरी से बिछी हुई है। इसी प्रकार कवि ने कविता में लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नील, श्यामल, हरा आदि रंगों का प्रयोग करके इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। तो कवि ने मानसरोवर झील में जो कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं उसके बारे में बताया, फिर उन पर बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर से जो जलकण गिरते, मोतियों जैसे जो जलकण गिरते हैं, जल की बूंदें गिरती हैं, वो कैसे और भी सुंदर लगती हैं। आसपास की झीलों में कैसे कमल नालों की जो लालिमा है, जो खूबसूरती, उसका जो रंग है और कैसे चमक जाता है। सुबह का समय जब सूर्य की किरणें पर्वत पर पड़ती है तो वो और भी सुनहरा लगता है और इसकी चमक सोने की चमक की तरह होती है। मानसरोवर के पानी में जो शैवाल है, जो हरी कलर की दरी होती है, उस तरीके से पूरा बिछ गया है। और इस कविता में कवि ने कौन कौन से रंग, तो लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नील, श्यामल, हरा आदि रंगों का प्रयोग करके इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया। इंद्रधनुषी प्रभाव यानी इंद्रधनुष में कितने सारे कलर होते हैं, उस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है, कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए। कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील पर पावस ऋतु के बादल छाए हैं, उनसे गिरते जलकण कवि को मोती जैसे लगते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर कई छोटी मोटी झीलें हैं, कवि उन झीलों में तैरते हुए हंसों को देखता है। वह कल्पना करता है कि शायद वर्षा ऋतु के उमस से व्याकुल होकर वे हंस अपनी तपन मिटाने के लिए उन झीलों में तैरने आए हों और कमल नाल के तीखे मीठे तंतु खोज रहे हों। रात के समय का चकवा चकवई का वियोग कवि को भावुक बना देता है। उसे लगता है कि यह कैसा शाप है जिसके कारण वे रात में एक दूसरे से अलग रहने के लिए विवश हो जाते हैं। सुबह होते ही उन वियोगी पक्षियों के क्रंदन की समाप्ति और फिर उनका मिलन कवि की भावना को आनंद प्रदान करता है। तो कवि ने कल्पना और भावुकता का वर्णन किस प्रकार से किया है, तो कवि ने कहा है कि मानसरोवर झील पर कैसे पावस ऋतु के बादल छाए हैं, वर्षा ऋतु के बादल छाए हुए हैं, उनसे गिरते जो मोतियों की बूंदें हैं वो कैसे कमल के फूलों पर गिरती है और बहुत ही सुंदर लगती है। हिमालय की पहाड़ियों पर बहुत सारी कोई छोटी मोटी झीलें हैं, कवि उन झीलों में जो तैरते हुए जो हंस है उनको देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये जो हंस है ये अपनी उमस को मिटाने के लिए
या अपनी तपन को मिटाने के लिए इन झीलों में तैरने के लिए आए हैं, जिससे उनको ठंडक प्रदान हो, और कमल नाल के तीखे मीठे तंतु खोज रहे हैं। कमल नाल के तीखे मीठे तंतु खोज रहे हैं। रात के समय चकवा चकवी का जो वियोग है, जो उनका अलग हो जाना है, वो कवि को और ज़्यादा इमोशनल, भावुक बना देता है। उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा श्राप दिया है, ये एक ऐसा शाप दिया है, जिसके कारण वे एक दूसरे से ही अलग होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। और सुबह होते ही जैसे ही उन पक्षियों का क्रंदन यानी उन पक्षियों का रोना समाप्त हो जाता है, और उनका मिलन देखकर, चकवा और चकवी का मिलन देखकर कवि को बहुत ही खुशी होती है, उनको आनंद प्राप्त होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, चकवा चकवी के प्रणय के बारे में कवि ने क्या लिखा है। तो चकवा चकवी विचित्र पक्षी हैं। उन्हें चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, इसलिए ये पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में क्रंदन करते रहते हैं। सुबह होते ही शाप का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। इसी के साथ इनके विलाप की भी समाप्ति हो जाती है। कवि भावनाशील प्राणी है, उसे इस पक्षी को मिला यह शाप व्यथित कर देता है, बेचैन कर देता है। प्रातःकाल उनका विरह क्रंदन बंद होने पर कवि को भी एक प्रकार की सुख की प्राप्ति या सुख की अनुभूति होती है। तो चकवा चकवी, जिसका नाम ही हमने बहुत ही कम सुना है, ये एक विचित्र पक्षी होता है। इन्हें बहुत समय पहले से ही श्राप मिला है। क्या श्राप था कि रात में इन दोनों पक्षी को अलग अलग रहना है और सुबह में ये पक्षी जाकर मिलते हैं। तो रात में अलग अलग रहने के कारण ये क्रंदन करते यानी रोते हैं एक दूसरे से बिछुड़ने के कारण, और जैसे ही सुबह में इनको जो श्राप मिला है वो खत्म हो जाता है या उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, तो इनका रोना भी बंद हो जाता है, इनका विलाप भी बंद हो जाता है। और कवि एक भावनाशील प्राणी है यानी इमोशनल व्यक्ति है। उसे इस पक्षी को मिला यह श्राप देखकर कि उनको ये श्राप क्यों मिला है, अगर मिला है तो उस चीज़ को देखकर कवि जो है बेचैन हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। और जब सुबह होता है, जब इनका रोना बंद हो जाता है, तो कवि को इन दोनों को साथ में देखकर फिर से सुख की अनुभूति प्राप्त होती है या उन्हें खुशी होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। तो बाल्यावस्था में यानी बाल्यावस्था में सूर्य का गोला धीरे धीरे पर्वत शिखरों के बीच उभरकर ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा था। सूर्य की कोमल सुनहरी किरणों से पर्वत शिखर सोने की भांति चमक रहे थे। सूर्योदय हो रहा था। सूर्योदय का यह समय चकवा चकवी पक्षियों के लिए वरदान स्वरूप था। उनके विरह की रात समाप्त हो गई थी, उनका क्रंदन बंद हो गया था। वे रात के विछोह के बाद अब फिर एक दूसरे से मिलकर प्रणय कलह में लीन थे। बाल्यावस्था मतलब बाल्य अवस्था, बाल्य यानी बचपन की अवस्था। जैसे जैसे सूर्य का जो गोला है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर, जैसे जैसे सूर्य का जो गोला है वो धीरे धीरे पर्वत के शिखरों के बीच और ज़्यादा ऊपर आता और उभर कर जब वो दिखता है तो उससे क्या होता है कि सूर्य की जो कोमल किरणें हैं, जो प्यारी प्यारी किरणें हैं, वो पर्वत शिखर पर पड़ती है और पर्वत शिखर पर पड़ने पर यह सोने की तरह चमकती है। ऐसा लगता है कि सोने की तरह यह चमक रहा है पर्वत का ऊपरी हिस्सा पूरा। और सूर्योदय हो गया था। तो सूर्योदय होने के बाद जो पक्षी है, जो है चकवा और चकवी, उन लोगों के लिए वरदान होता है सूर्योदय। क्यों वरदान होता है? क्योंकि उनको ये श्राप मिला है कि रात के समय उन दोनों को, चकवा और चकवी को, अलग रहना पड़ेगा। ये उनको श्राप मिला है अलग रहने का। विरह की रात
कह सकते हैं इसे। और जब ये सूर्योदय होता है, ये रात समाप्त हो जाती है, तो उनका क्रंदन, उनका जो रोना है वो भी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि अब वो आपस में मिल सकेंगे। वे रात भर के बिछो के, मतलब रात भर अलग रहने के बाद जब एक दूसरे से मिलकर प्रणय कलह यानी प्रेम और विवाद, प्यार और झगड़ा में कैसे एक दूसरे से लीन हो जाते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया है कवि ने। उम्मीद है ये अभ्यास कार्य आपको समझ में आए होंगे। तो ये चैप्टर के अभ्यास कार्य समाप्त होते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।